नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, स्टिमुलस पैकेज और बेल आउट पैकेज पर होने वाली है। ये तो मेन टॉपिक हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ इनके सब टॉपिक्स भी होंगे, जैसे कि मेल्ट डाउन को समझाएंगे। इसके अलावा हम बेज स्टिकनेस को भी समझाएंगे। ये सारे टॉपिक और भी कुछ बीच में सब टॉपिक्स आ सकते हैं, इनको आपको समझना होगा। मेरे अनुमान में आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के आने के बाद में वैश्विक लेवल पर बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं बेल आउट पैकेज और स्टिमुलस पैकेज अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए लेकर के आई हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में भारत में न सिर्फ स्टिमुलस पैकेज लाया गया है, बल्कि कोरोना वायरस के आने से पहले ही भारत में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्री और विद्वान ये अनुमान लगा रहे थे कि भारत में रिसेशन चल रहा है, यानी भारत में आर्थिक मंदी आ चुकी है। वहीं जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारत में आर्थिक मंदी नहीं आई, बल्कि भारत स्लो डाउन के दौर से गुजर रहा है। तो इस हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन पर काफ़ी डिबेट भी हुई थी, बहस भी चली थी। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझने होंगे और काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं, मैं इनको बहुत जल्दी अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले टॉपिक स्लो डाउन को समझते हैं। स्लो डाउन का मतलब ये है कि ग्रोथ रेट का स्लो हो जाना, यानी जो जीडीपी है, जीडीपी तो बढ़ती रहेगी, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो कम होती जाएगी। जीडीपी कम नहीं हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है। जीडीपी बढ़ती रहेगी, ग्रोथ रेट कम होती जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि 2018, 2019, 2020 और 2021, अब जीडीपी यहाँ पर थी, मान लीजिए कि 90 रुपये, यहाँ पर हुई 100 रुपये, यहाँ पर हुई 105 रुपये और यहाँ पर हुई 109 रुपये। 90 से 100 के बीच में जीडीपी बढ़ी, मान लो कितनी बढ़ी, 10 रुपये की। 100 से 105 के बीच में कितने की बढ़ी, 5 रुपये की। और 105 से 109 के बीच में कितने की बढ़ी, 4 रुपये की। अब ये तो जीडीपी है, 90 से 100 हुई जीडीपी बढ़ी, 100 से 105 हुई जीडीपी बढ़ी, 105 से 109 ही जीडीपी बढ़ी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट, ये है ग्रोथ रेट, ये जो है ये ग्रोथ रेट है। ये पहले 10 रुपये बढ़ी, फिर 5 रुपये बढ़ी, फिर 4 रुपये बढ़ी। अब इसका इन पर परसेंट निकाला जाए तो परसेंट भी कम होता जाएगा। यानी जीडीपी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे स्लो डाउन कहते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो, अगर जीडीपी और टाइम के बीच में, ये है जीडीपी और ये है टाइम। अब ये जो हमारी लकीर होगी, ये जो हम कुछ भी अगर ड्रॉ करने वाले हैं, ये क्या होगी, ये हमारी ग्रोथ रेट की लाइन होगी। अब मान लीजिए कि हमारी आरंभ में इस तरीके से चली है, मान लीजिए हमारी आरंभ में इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट चली है। इस तरीके से ग्राफ बन गया। इस ग्राफ का मतलब क्या है, चलिए समझाते हैं। आरंभ में ये ग्रोथ रेट बढ़ रही है इस तरीके से, देखो ये ग्रोथ रेट है। टाइम बढ़ने के साथ में, अगर टाइम यहाँ पर है, माना T1, तो यहाँ पर यहाँ तक लाना होगा लकीर तक, और यहाँ में लाना होगा, यानी जीडीपी ये रही। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई टाइम T2, तो ये यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे देखते हैं ये जो जीडीपी है, मान लो X1 है और ये X2 है। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम तो अधिक हो रहा है, लेकिन जीडीपी कम बढ़ रही है। तो ये जीडीपी की आरंभिक अवस्था है। ये जो कोई भी अर्थव्यवस्था है उसकी आरंभिक अवस्था है, आरंभ में इसी प्रकार से बढ़ती है। लेकिन एक समय के बाद में ये देखिए, ये जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से जब हम T3 से और X3
टाइम बढ़ने के साथ जीडीपी भी बढ़ी है। लेकिन अगर हम T4 देखें, T4 यानी टाइम, चौथे टाइम पर, तो यहाँ देखिए जीडीपी कितनी तेज इंक्रीज की है। तो X4 यानी जीडीपी जब टाइम इतना अगर है तो इसके साथ जीडीपी ने भी इससे ज़्यादा बढ़ गई है जीडीपी। समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन अगर हम यहाँ तक देखें, इस पॉइंट तक, तो यहाँ तक जीडीपी तो बढ़ी है, टाइम बड़ा हो गया टाइम 5, तो जीडीपी भी सही ठीक ठाक बढ़ी है X5। लेकिन इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये जो जितने हैं टाइम, मान लीजिए T6, T7, T8, T9, इन पर जीडीपी काफ़ी कम बढ़ रही है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, यानी कि जीडीपी बढ़ तो रही है, ये जो है जीडीपी बढ़ तो रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बात में समझ में आई। हम समझ चुके हैं कि स्लो डाउन क्या है। जीडीपी बढ़ती रहती है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है, ये क्या है, स्लो डाउन। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इतना सा है कि एक देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी जब पहली तिमाही में नेगेटिव दर्ज की जाती है, नेगेटिव दर्ज की जाती है मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जीडीपी बढ़ती जा रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं है, ग्रोथ रेट कम हो रही है। और अब हम बोलने वाले हैं कि ग्रोथ रेट नेगेटिव हो रही है। अगर मान लो किसी देश की ग्रोथ रेट पहली तिमाही नहीं, यहाँ पर ये मत सोचना कि पहली तिमाही जो शुरुआत हो साल की, नहीं, पहली तिमाही मतलब पहली बार किसी तिमाही में नेगेटिव दर्ज की जाए, क्या, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट अगर किसी तिमाही में पहली बार नेगेटिव दर्ज की जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिंपल सा है। हम जिस प्रकार से हमने जो ग्राफ बनाया था रिसेशन का, अगर कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ बनाए तो क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके से बढ़ रही है और ये यहाँ पे रिसेशन की स्थिति चल रही है, मान लीजिए रिसेशन की स्थिति, और यहाँ पर कुछ नेगेटिव आया थोड़ा सा। अब ये जो है कि हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ तक पहुँच चुकी थी जीडीपी, लेकिन जो अगली जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ पहुँची है, वो यहाँ, यानी कि यहाँ, यानी कम हो रही है, यानी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव दर्ज की गई है। यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव 1% दर्ज की गई है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला टॉपिक समझें। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है रिसेशन। क्या, रिसेशन। ये भी अत्यंत आसान है। इसमें क्या है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में पहली बार अगर किसी तिमाही में नेगेटिव दर्ज की जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन हमने बताया। लेकिन अगर एक बार दर्ज की जाए नेगेटिव और उससे अगली तिमाही में फिर से नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, ये रिसेशन हो जाएगा। ये आर्थिक मंदी आ गई किसी भी देश में। एक ग्राफ के जरिए अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये अर्थव्यवस्था है, स्लो डाउन से गुजर रही है। अगर मान लो ये नेगेटिव दर्ज की जाए और ये नेगेटिव दर्ज हो गई, मान लीजिए ये एक तिमाही है, ये अगली तिमाही है। अब हम देखते हैं कि अगर देखा जाए, एक ड्रॉ करके देखा जाए तो ये जीडीपी इस स्तर तक पहुंच चुकी थी, इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब ये अगली जो तिमाही है उसमें नेगेटिव दर्ज की गई है, ये नेगेटिव दर्ज की गई है पहली तिमाही में। फर्स्ट तिमाही में नेगेटिव दर्ज की गई मान ली 1%, और अगली तिमाही में फिर से नेगेटिव आ गई। अगली तिमाही में फिर से नेगेटिव आ गई, इसमें मान लीजिए -1% आई।
तो 1% इस तिमाही में, 1% इस तिमाही में, यानी कि अब जो अर्थव्यवस्था है वो किस स्थिति से गुजर रही है, रिसेशन की स्थिति से गुजर रही है। अब कहा जाएगा रिसेशन। 2 तिमाही, 2 तिमाही, 2 तिमाही का मतलब 6 मंथ्स, समझ रहे हैं, नेगेटिव से गुजर रही है अर्थव्यवस्था। क्या है ये अर्थव्यवस्था, ये स्थिति क्या है, रिसेशन की स्थिति है। आगे समझें। डिप्रेशन, किसी भी अर्थव्यवस्था को डिप्रेशन में कब कहा जाएगा। डिप्रेशन एक फॉर्मूले से समझें सिर्फ, डिप्रेशन इज इक्वल टू रिसेशन रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है, और डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन का मतलब है कि वस्तुओं का रेट गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, वस्तुओं का रेट क्यों गिरता है, पता है क्यों गिरता है। रिसेशन तो आपने समझा कि 2 तिमाहियों तक अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव दर्ज की गई लगातार तो वो रिसेशन हो गया। अगर उसके साथ में, रिसेशन के साथ में अगर वस्तुओं के रेट गिरना हो गए शुरू, मान लीजिए जो वस्तु पहले 10 रुपए की आती थी और जो वस्तु पहले 20 रुपए की आती थी, और 10 वाली हो गई 9 रुपए की और 20 वाली हो गई 19 रुपए की, तो ये क्या हो जाएंगे, वस्तुओं के रेट गिरना शुरू हो गए। और ये रेट कैसी स्थिति में गिरेंगे, जब इनकी डिमांड कम होगी, ठीक है, जब इनकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होती है तो वस्तुओं का रेट गिरेगा। मैंने पहले इससे सबसे पहले वाली क्लास में ही बताया था। तो इसी को तो मंदी कहते हैं, क्योंकि वस्तुओं की मांग भी गिरने लगी है, वस्तुओं के रेट भी गिरने लगे हैं, वस्तुएं मंदी में से रही हैं, मंदी आ गई। तो जब रिसेशन आ जाए और वस्तुओं के रेट गिरना शुरू हो जाए तो क्या आ जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। वस्तुओं के रेट के गिरने के पीछे पता है क्या कारण है, चलिए देखते हैं एक बार। देखो, जब रिसेशन चल रहा होता है तो कुछ सिचुएशन आती हैं। नंबर 1 कि अगर मंदी चल रही है और वस्तुओं की मांग कम हो रही है तो कारखाने में 2 सिचुएशन होनी चाहिए। नंबर 1 ये कि या तो मजदूर जो हैं, जो अभी काम कर रहे हैं मजदूर उन कारखाने में, उनकी जो पगार है यानी उनकी जो इनकम है कम कर दी जाए एक। और दूसरा क्या होगा, एक तो ये आप समझ गए ना कि मजदूर, देखो अगर मजदूरों को इनकम उतनी ही देते रहेंगे मालिक और उनकी वस्तुएं बिच नहीं रही कारखाने में बनाई हुई, तो क्या होगा, उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जाहिर है वो या तो मजदूरों को कुछ को बाहर निकाल दें यानी छटनी कर दें, छटनी शुरू हो जाएगी। और आपने अभी तो ये चीज़ कोई नई तो है नहीं, आप ये न्यूज़पेपर में अगर पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि छटनी हुई है। कोरोना के पूर्व भी हुई थी, कोरोना के बाद भी हुई है, ठीक है, छटनी हो जाएगी। या फिर एक और तीसरी भयावह स्थिति हो सकती है कि पूरी फैक्ट्री पर ही ताला लग जाए यानी तालाबंदी हो सकती है। समझ रहे हो, ये सिचुएशन हो सकती है, यानी मजदूर की इनकम कम हो जाए, छटनी हो जाए या तो तालाबंदी हो जाए। अगर तालाबंदी हुई तो सारे के सारे मजदूरों की इनकम का सोर्स खत्म हो गया। जब इनकम का सोर्स खत्म हो गया तो जाहिर है डिमांड तो कम होगी। क्यों, क्योंकि इनकम नहीं है तो खरीदेगा कौन, खरीदने वाले के पास पैसा तो होना चाहिए। तो इनकम नहीं है तो खरीदने वाले होंगे नहीं, और खरीदने वाले नहीं होंगे तो वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी। वस्तुओं की डिमांड कम होगी तो वस्तुएं उत्पादित भी कम होंगी, वस्तुएं उत्पादित भी कम होंगी। देखो अब समझना एक देश किस चक्र में फंसने जा रहा है। अगर वस्तुओं की डिमांड कम हो रही है तो वस्तुओं का प्रोडक्शन भी, जो बाकी के मान लो कुछ कारखाने बंद हो गए, अब बच्चे जो कारखाने वो उनका प्रोडक्शन कम करेंगे,
बात को समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि डिमांड कम हुई जा रही है। जब ये प्रोडक्शन कम करेंगे तो इन्हें भी मजदूरों को निकालने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उन्हें भी छटनी करनी पड़ेगी या नहीं? अब जो ये मजदूर बाहर निकले, अब इन मजदूरों के बाहर निकलने के बाद में अब इनकी भी डिमांड, अब ये जो डिमांड कर रहे थे इनकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये मजदूर भी अब नहीं खरीदेंगे कुछ भी सामान, इनकी भी जो मांग जो बाजार पर होगी वो कम पड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्शन, इससे डिमांड और ज़्यादा कम होगी और प्रोडक्शन और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? एक बार चक्र में फंसने के बाद में किस तरीके से फंसती जा रही है अर्थव्यवस्था में, ये समझा रहा हूँ। फिर से प्रोडक्शन कम होगा। अब मान लीजिए कि मजदूर कुछ हैं और उनकी इनकम अगर कम करने की कहे, मालिक अगर उनकी इनकम कम करने की कहें, तो दो सिचुएशन होंगी। या तो वो कहेंगे ठीक है कम कर लीजिए थोड़ा बहुत, और या फिर वो कहेंगे कि हम कम नहीं करेंगे। क्यों कम नहीं करेंगे? दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर वो कम करते हैं, पहले समझे पहली सिचुएशन कि अगर वो कम करते हैं तो कम करने पर भी इनके पास पैसा, जो इनके पास मान लीजिए पहले 100 रुपये आते थे, उनमें से ये 10 रुपये खर्च करते थे, 90 रुपये का अपना घर में कोई मान लीजिए एफडी खरीद रखी थी, बाकी की गाड़ी का लोन ले रखा था, उसमें खर्च करते थे। अब 10 रुपये अपने खर्च में लाते थे। अब मान लीजिए इनको मिल ही 90 रहे तो ये खर्च जाहिर है कुछ बहुत कम कर पाएंगे, 2-4 रुपये ही कर पाएँ खर्च, या कुछ भी ना कर पाएँ खर्च। जो अब मान लीजिए ये सिर्फ बेसिक चीज़ें जो अपनी जो जीवित रहने के लिए ज़रूरत होती है सिर्फ उनको ले, लग्जरियस आइटम तो ये कम ही कर देंगे। इसके अलावा कुछ भी जो अदर खर्चे होंगे उनको तो कम ही कर देंगे ये। तो जब ये खर्चे कम करेंगे तो डिमांड जो होगी वो फिर से कम हो जाएगी, और जब फिर से डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन फिर से कम होगा। समझ रहे हैं? और प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ही तो जीडीपी है, और जीडीपी बार बार कम होती जा रही है। साल दर साल, महीने दर महीने जीडीपी लगातार कम होती जा रही है देश की। समझ रहे हैं कैसे चक्र में फंस रहा है देश? अब मान लीजिए मैंने यहाँ बताया था कि जब मजदूरों की इनकम या तो कम करती जाए तो मजदूर या तो इनकम कम करवा लेंगे, तब ये सिचुएशन बनेगी। और अगर मजदूरों ने इनकम कम नहीं होने दी तो क्या होगा? तो दो सिचुएशन बनेगी, या तो फिर वो मजबूरी में रखे अपने पास मालिक, और या फिर उनके पैसे, या फिर उनको हटा दे। तो मजदूर हटते ज़्यादा हैं, पता है किस लिए? वेज स्टिकनेस के कारण। वेज स्टिकनेस यानी कि एक बार किसी का कोई इनकम सोर्स एक क्लियर हो जाता है कि इसको 100 रुपये पर मंथ मिलने हैं। मान लीजिए किसी का ये हो गया, अब बेचारा 50 रुपये से धीरे धीरे करके 100 रुपये तक पहुंचा था। अब 100 रुपये से अगर अचानक उससे ये कहा जाए कि अब आगे से तुमको 80 रुपये मिलेंगे, तो पता है वो नौकरी छोड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, बैठना ज़्यादा पसंद करेगा, ना कि काम करना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कार्य करता है एक बल, और वो क्या है? वेज स्टैग्नेशन। यानी कि वो अपनी इनकम से, उनकी जो वेज हो रही है उससे चिपके रहना चाहते हैं। एक बार अगर कोई इनकम ऊपर हो गई तो उससे नीचे नहीं आना चाहते, उससे ऊपर तो जा सकते हैं, नीचे नहीं आना चाहते। ये क्या होती है? ये वेज स्टिकनेस होती है। ठीक है, तो वेज स्टिकनेस के कारण मजदूर छोड़ सकते हैं काम को, और जब मजदूर काम को छोड़ेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डिमांड और कम हो जाएगी कम, और डिमांड और कम होगी तो जीडीपी और ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये इस चक्र में, डिमांड और जीडीपी के और जो प्रोडक्शन के चक्र में, एक देश की अर्थव्यवस्था फंस जाएगी और बाहर नहीं निकल सकती। बात समझ रहे हैं? अब इससे बाहर निकालने के लिए ही तो मिल्टन फ्रीडमैन और केनेजियन इकोनॉमिक्स बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अब दो अर्थशास्त्रियों का नाम समझें, एक तो कीन्स और दूसरे ही मिल्टन फ्रीडमैन। इन दोनों में अंतर क्या है? इन्होंने मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने का सजेशन दिया था, और कीन्स ने राजकोष के माध्यम से। ये तो मैंने बताया आपको पहले ही। अब जो स्टिम्युलस का हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, उसमें इन्हीं दोनों की आर्थिक नीतियां काम में आती हैं। ठीक है, नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी।
एक अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के चक्कर में फंस चुकी है, हमने यहाँ तक चर्चा कर ली है। अब उस अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के चक्र से बाहर निकालने पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें बाहर निकालने के लिए स्टिम्युलस पैकेज लाया जाता है और बेल आउट पैकेज लाया जाता है। स्टिम्युलस पैकेज और बेल आउट पैकेज में अंतर सिर्फ इतना सा है कि स्टिम्युलस पैकेज पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाया जाता है, जबकि बेल आउट पैकेज किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लाया जाता है या किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए लाया जाता है। मान लीजिए भारत में ऑटो सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऑटो सेक्टर में गाड़ियों की मांग कम हो गई। अगर गवर्नमेंट उस ऑटो सेक्टर के लिए ही सिर्फ पैकेज लेकर के आ रही है तो वो बेल आउट पैकेज हुआ, और अगर गवर्नमेंट पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लेकर के आ रही है कोई पैकेज तो वो स्टिम्युलस पैकेज हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब स्टिम्युलस पैकेज का क्या स्ट्रक्चर होता है हम ये समझ रहे हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। अब याद करें, फिस्कल पॉलिसी के बारे में किसने बोला था? फिस्कल पॉलिसी के बारे में कीन्स ने बोला था, और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला था। हमने बताया था कि तेल संकट के समय पर इन्होंने संकल्पना दी थी मॉनेटरी पॉलिसी की, और इन्होंने 1929 की आर्थिक मंदी के समय पर दी थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में 2 कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, जो बैंक होगी, जो सेंट्रल बैंक होगी, वो ब्याज दरें कम कर देगी। अब ब्याज दरों के कम करने से क्या होगा, आइए समझते हैं। जब भी कोई सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करेगी तो उससे जो लोन लेने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और लोन ज़्यादातर कौन लेता है? इन्वेस्टमेंट जो करता है, तो इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी जैसे ही ब्याज दरें कम होगी तो ऐसे लोग जो ये सोच रखे थे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है लोन लेकर के, वो अब जल्दबाजी कर देंगे, क्योंकि ब्याज दरें मान लीजिए 5% की जगह 3% या 2% हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जल्दी से अब इस ब्याज पर लोन ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, चलिए समझ जाएं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले ये समझें। तो इन्वेस्टमेंट एक उत्पादक खर्च होता है। जब इन्होंने ब्याज दरें कम की तो जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने लोन लिया, यहाँ से लोन लिया तो इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट किया तो वो उत्पादन करेगा, अधिक उत्पादन करेगा। लेकिन सिर्फ उत्पादन करने से डिमांड तो बढ़ेगी नहीं। तो उत्पादन जब वो करेगा तो उत्पादन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मजदूर की। और जब मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी तो मजदूर क्या बढ़ाएंगे? डिमांड बढ़ाएंगे। और जब मजदूर डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ने से क्या बढ़ेगा? फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ने से फिर अब जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक करने के लिए और अधिक मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, और अधिक मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और अधिक मजदूरों की ज़रूरत, और अधिक मजदूर बढ़े तो फिर से और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो फिर से और ज़्यादा प्रोडक्शन, और अर्थव्यवस्था बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये थ्योरेटिकल है ऐसा, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ के जैसे ही इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ब्याज दरें कम की और अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से बाहर निकल गई। भारत की तो मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म अन्य देशों की माफिक काम भी नहीं कर पाती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी कमेटी, जब हम सारी कमेटियां पढ़ेंगे तो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशें 2014 में आई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म इंडिया में अच्छे से काम क्यों नहीं करता लाइक यूएसए। हमने लेकिन समझा कि जब मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले क्या काम होता है, ब्याज दरें कम की जाती हैं। दूसरा काम क्या है, लिक्विडिटी बढ़ा दी जाती है। अब ब्याज दरें अगर कम कर रही है कोई बैंक तो लिक्विडिटी तो वैसे ही बढ़ रही है, क्योंकि क्या जा रहा है यहाँ पे बाहर, पैसा जा रहा है बाहर। लेकिन यहाँ लिक्विडिटी कैसे बढ़ रही है,
सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीद लेती है, बॉन्ड बाय कर लेती है। इसका मतलब क्या है? देखो, सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसा लेने के लिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म को जब हम पढ़ाएंगे तब आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। मार्केट से पैसा, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा। अब वो कैसे होगा, वो आगे के टॉपिक में हम धीरे धीरे समझाते जाएंगे, अभी आप परेशान ना हो। तो मार्केट से पैसा कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है कि बॉन्ड को सेल करती है। अब सेंट्रल बैंक के द्वारा बॉन्ड बाय और सेल करने से लिक्विडिटी कैसे मैनेजमेंट होती है, लिक्विडिटी कैसे कम ज़्यादा होएगी, वो हम पहले समझें कि देखो बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड एक ऐसा ऋण पत्र होगा, इसे ऋण पत्र भी कहते हैं। एक ऐसा कागज़ है जिस पर इसकी फेस वैल्यू लिखी है, मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, और इसी पर लिखिए कि इंटरेस्ट मिलेगी 10%, और ये रखा है सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक के पास ये है। अब मान लीजिए मार्केट में पैसा अधिक है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक को यहाँ से ये पैसा यहाँ पहुँचाना है। तो ये क्या करेगी कि अगर मान लीजिए 300 रुपये सेंट्रल बैंक को मार्केट से कम करने हैं तो ये 3 बॉन्ड बेच देगी। अब इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे जिनको ये रखा होगा कि हमारे पास 100 रुपये रखें, अब बेकारी तो रखें, चलो हम बॉन्ड खरीद ले रहे हैं 100 रुपये का, तो एक समय बाद हमें एक तो बॉन्ड के 100 रुपये मिल जाएंगे। जब वापस आरबीआई बाय करेगी अपने बॉन्ड को, खरीदेगी, ये क्या होता है कि इन्होंने सेल किए, तो एक आराम से समझें, इन्होंने सेल किए, आरबीआई ने सेल किए बॉन्ड और इन्होंने खरीद लिए। अब मान लीजिए किसी ने 3 बॉन्ड खरीद लिए, अब उसको 10% के हिसाब से 30 रुपये, मान लो मंथली या साल मिलना शुरू हो गए, मान लो मंथली उसको 30 रुपये मिलना शुरू हो गए, और 6 महीने तक उसने देखा कि 180 रुपये उसे मिल चुके। लेकिन उसके पास जो 3 बॉन्ड हैं 100 रुपये के, अगर आरबीआई कहे कि हमारे पास बॉन्ड वापस कर दो, और बॉन्ड उसने बेचना शुरू कर दी, उससे बाय करना शुरू कर दिए, तो ये वापस गया और बॉन्ड दे आया आरबीआई को, 300 रुपये ले आया, यानी 300 रुपये वो, 180 ये तो 480 रुपये हो गए 300 के। समझ रहे हो, इसने 300 के बॉन्ड खरीदे थे और इंटरेस्ट का ऐसे फायदा होकर के 480 रुपये हो गए। तो इंटरेस्ट का फायदा लेने के लिए लोग बॉन्ड को खरीदते हैं, और आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करने के लिए बॉन्ड को बाय और सेल करती है। अब यहाँ हमने कहा कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई बॉन्ड बाय करेगी। बॉन्ड बाय करने से क्या होगा, आरबीआई कहेगी कि बॉन्ड दो, और जब आरबीआई कहेगी बॉन्ड दो तो इसके पास जो 3 बॉन्ड हैं वो इसको देने पड़ेंगे आरबीआई को, और जब 3 बॉन्ड ये इसको देगा तो आरबीआई इसको 300 रुपये देगा। अब इसके पास जब 300 रुपये आ गए तो ये तो इन्वेस्टर है, तो या तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो अपना खर्च भी बढ़ाएगा। कुल मिला के लिक्विडिटी तो बढ़ ही रही है मार्केट में। तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, एक तो ब्याज दरों के माध्यम से, दूसरा बॉन्ड के माध्यम से ये लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये किसने बताया था? ये बताया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पर। तो फिस्कल पॉलिसी के कुछ अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट के माध्यम से होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि टैक्स जो हैं कम कर देगी। टैक्स रेट है वो क्या कर देगी, गवर्नमेंट कम कर देगी, और जब टैक्स कम करेगी इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है वो बढ़ा देगी। देखो, सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ाएगी, अगर मान लीजिए नॉर्मल सब्सिडी बढ़ाई, गैस का सिलेंडर अगर तुम्हें थोड़ा सस्ता मिलना शुरू हो गया, तो आप ये नहीं कि आपके 50 रुपये अगर सस्ता मिल गए तो आप जरूरी नहीं कि उन 50 रुपये को खर्च ही करोगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, वो इन्वेस्टमेंट अधिक होगा यानी कि मान लीजिए जहां गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ब्याज दरों के कम करने से इन्वेस्टमेंट के लिए जहां एक निवेशक प्रोत्साहित हुआ था, वहीं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी बढ़ा दिए,
तो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर और ज़्यादा प्रोत्साहित होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इस सर्कल को और आसानी हो जाएगी। समझ रहे हैं, दोनों तरफ से एक ही काम हो रहे हैं, ऊपर से टैक्स भी कम कर दिए हैं। समझ रहे हो? तो ये अब एक और बात समझे कि अगर गवर्नमेंट टैक्स कर रही है कम और सब्सिडी बढ़ा रही है तो ये विरोधाभासी हो गया या नहीं, कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ नहीं रहा लेकिन खर्च ज़्यादा कर रही है। ये कैसे हो रहा है? तो इसका माध्यम ये है कि जो आरबीआई है, जो यहाँ की सेंट्रल बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी, वो पैसा अपने पास से कुछ डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा दे देगी विदाउट किसी शर्त के। इसे क्या बोल देंगे? इसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप। इसे हेलीकॉप्टर ड्रॉप बोलते हैं। समझ गए? मैंने सब टॉपिक हेलीकॉप्टर ड्रॉप बताए और वेज स्टिकनेस बताए, ये बात कंप्लीट कर लेना। तो अगर जो सेंट्रल बैंक है वो विदाउट किसी शर्त के अगर गवर्नमेंट को पैसा देगी छाप के, तो ये क्या है? हेलीकॉप्टर ड्रॉप है। ठीक है? और गवर्नमेंट फिर अपने माध्यम से पैसा अगर लोगों को तक पहुंचाएगी बिना किसी शर्त के, ऐसे ही पैसा दे देगी। मान लीजिए कोरोना के दौर पर महिलाओं के खाते में भारत सरकार ने 500-500 रुपये सेंड कर दिए, तो ये क्या है? हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर मनी। तो ये भी हेलीकॉप्टर ड्रॉप है। समझ रहे हैं बात को? बिना शर्त के पैसा का हस्तांतरण गवर्नमेंट ने उधर किया, इधर स्टेट बैंक, इधर सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को किया। ठीक है? तो टैक्स कम करेगी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी, और तीसरा क्या काम करेगी गवर्नमेंट? कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर उसे भी बढ़ा देगी। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बस यही हो गया कि जो सब्सिडी, नॉर्मल सब्सिडी दी जाएगी वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। सर्विसेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अधिक करेगी, तो इससे लोगों की अधिक आय बढ़ेगी, लोगों की अधिक आय बढ़ेगी तो मांग पैदा करेंगे, मांग पैदा करेंगे तो प्रोडक्शन अधिक होगा, और प्रोडक्शन अधिक होगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी, और एक रिसेशन से, एक डिप्रेशन से, एक आर्थिक मंदी से एक देश की अर्थव्यवस्था बाहर निकल जाएगी। मैंने स्टिमुलस पैकेज का आपको पूरा ग्राफ बता दिया और समझा दिया किस तरीके से एक अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में धंसती है और किस तरीके से उसे बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकालने के क्रम में मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म ये ना सोचें कि ये कंप्लीट हो गया, मैंने ये बहुत साधारण बताया है। मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म जब हम बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो भी इसके सब टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और है और वो है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन, अब मेल्ट डाउन क्या है कि मान लीजिए किसी देश की शेयर मार्केट अचानक गिर जाए, शेयर मार्केट अचानक गिर जाए। अब मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं पता हो कि शेयर मार्केट है क्या। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि शेयर मार्केट क्या है, गिरना उठना क्या है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन मैं इस टॉपिक को यहाँ नहीं समझा सकता, इस टॉपिक को आगे चल करके ही समझा सकता हूँ क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है एक। लेकिन अगर आपको हल्का हल्का पता है कि शेयर मार्केट क्या होता है, गिरने से नुकसान होता है ये याद कर लीजिए देश को, और उठने से इसके से फायदा होता है ये याद कर लीजिए। बस अभी इतना याद कर लीजिए। तो शेयर मार्केट अगर गिर जाए किसी देश का तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट, वैसे तो हर देश का देखो शेयर मार्केट ऊंचा नीचा होता ही रहता है, लेकिन शेयर मार्केट अचानक गिर जाए और गिरता ही जाए स्पीड में, तो इसे बोलते हैं मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन। अब ये कैसी सिचुएशन में, जैसे कि मान लीजिए युद्ध हुआ, अब किसी देश का किसी देश के साथ में अचानक युद्ध छिड़ जाए तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। आपातकाल लागू हो गया तो शेयर मार्केट तो मेल्ट डाउन आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है। अच्छा, सिर्फ मेल्ट डाउन ऐसा नहीं कि पूरे शेयर पर ही गिरे, हो सकता है पूरी शेयर मार्केट पर ही गिरे, हो सकता है किसी स्पेसिफिक कंपनी का शेयर मार्केट अचानक गिर जाए। कैसे? कि हो सकता है उनका सीईओ कुछ पैसे कंपनी को लेकर के, कंपनी का बहुत सारा माल लेके भाग गया हो,
शेयर मार्केट गिर जाएगा। अचानक कोई बैंक दिवालिया हो गई हो, शेयर मार्केट उसका पूरे तरीके से गिर जाएगा। अचानक उसकी कोई मेन फैक्ट्री हो, वो उसमें आग लग जाए और उसके बाद में बहुत कम चांस बचें, उस फैक्ट्री को ऊपर उठने में बहुत कम चांसेस रह जाएं, तो वो अचानक शेयर मार्केट गिर जाएगा, ज़्यादा गिर जाएगा। अगर नॉर्मली भी अगर आग लगेगी तो शेयर मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन चांसेस जितने कम होंगे तो उठने के, तो शेयर मार्केट और ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। तो स्पेसिफिक में भी गिर सकता है, अगर पूरे देश का गिरे तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं, और स्पेसिफिक कंपनी का भी किसी का गिर सकता है शेयर मार्केट, इसे भी मेल्ट डाउन ही बोलेंगे। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, और अगली क्लास जो लेकर के आऊँगा मैं, वो जल्द ही क्लास लेकर के आऊँगा, इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।